एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, बेस्ट अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए। इसके पहले वीडियो पे बेस्ट अर्थशास्त्र का आशय और महत्व जाना है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। हमारा टारगेट है 70 दिन का। 70 दिन आपको इकोनॉमिक्स की लगातार क्लास मिलेगी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर ऑब्जेक्टिव भी डालिए, तो आप परेशान ना होइए। इन वीडियो के बाद जैसे मैं आप क्वेश्चन करा दूंगे वाले, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि बेस्ट अर्थशास्त्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बेस्ट अर्थशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या हो गया, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, छोटे भागों का अध्ययन, पूर्ण रोजगार मान्यता, कीमत सिद्धांत। अब चलिए समझते हैं पहले पॉइंट को। तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, बेस्ट अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध समूहों से या योगों के अध्ययन से नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपकी इसकी परिभाषा में बताया है कि बेस्ट अर्थशास्त्र में विशिष्ट परिवारों, विशिष्ट फर्मों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेंगे, समूहों का अध्ययन या योगों का अध्ययन नहीं होगा। इसकी पहली विशेषता है, जैसी परिभाषा है, परिभाषा इसकी पहली विशेषता निकल के आती है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना। क्या है इस पे आपका, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, यानी बेस्ट अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझें। जैसे कि आप मान लीजिए आपका गांव है, तो गांव में एक एक घर का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं विशिष्ट, है ना। जैसे देश हो गया, तो देश में एक एक गांव का अध्ययन किया जाए, एक कहलाता है विशिष्ट। यानी पार्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में अध्ययन करना ही बेस्ट अर्थशास्त्र है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है आपका, छोटे भागों का अध्ययन। तो बेस्ट अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि इसकी विशेषता परिभाषा ही है, इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, अगर आपने परिभाषा ढंग से पढ़ ली है तो विशेषता आसानी से बन जाएगी। यानी जब बेस्ट का मतलब इस सूक्ष्म में छोटा होता है, तो इसमें छोटे भागों का ही तो अध्ययन किया जाएगा ना। तो बेस्ट अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इसी दृष्टि से एक उद्योग या बाजार का अध्ययन बेस्ट अर्थशास्त्र में किया जाता है। यद्यपि उद्योग फर्मों से मिलकर बना होता है, परंतु अर्थव्यवस्था का वह एक छोटा भाग है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, उद्योग या बाजार का अध्ययन करते हैं, पार्टिकुलर उद्योग या बाजार का अध्ययन करते हैं। तीसरा है पूर्ण रोजगार मान्यता। बेस्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। यानी तीसरी विशेषता क्या है, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। कीमत सिद्धांत, ठीक है ना। देखिए, हमारा कोचिंग संस्थान आपकी समस्याओं के समाधान के लिए है। जिस भी छात्र को कोई समस्या हो रही है वो हमें कमेंट करिए, अगला वीडियो आपकी समस्या के समाधान के लिए होगा। और बहुत सारे छात्र हैं जो तरह तरह कमेंट करते हैं, तो कमेंट ना करें बेटा, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। जितना आप समय गलत कमेंट करने में लगाएंगे, उतने में आप कुछ सीख लेंगे। ठीक है ना। तो आपका उद्देश्य पढ़ाई करना होना चाहिए, ना कि गलत कमेंट करना। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखिए, नहीं आता है तो मत देखिए। आपको पढ़ना है भैया, चाहे आप घर में पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, जो आपकी व्यवस्था है पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हर एक छात्र को पढ़ना चाहिए। जीवन में सफल होना है तो आपको पढ़ना चाहिए। आप अपने पढ़ाई में फोकस कीजिए। नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो देखिए, जिसके वीडियो आपको अच्छे लगे उसके देखिए, लेकिन आप पढ़िए। कहीं से पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए। तो चौथा हमारा क्या है, कीमत सिद्धांत। तो पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है और यह कीमतों के आधार पर किया जाता है, इसलिए कीमत सिद्धांत इसका मुख्य विषय होता है। देखिए, पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है। साधन, क्योंकि साधन की समस्या प्रमुख है, क्योंकि साधन की मात्रा से, साधन क्या होता है, जो
कार्य करने में सहायक होते हैं, वे साधन होते हैं। जैसे आपको रीवा जाना है तो बस आपके लिए क्या है, एक साधन है, या ना एक शहर से दूसरे शहर के लिए जाने के लिए या आप ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो आपके लिए क्या है, साधन है। तो पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है और यह कीमतों के आधार पर किया जाता है, इसलिए कीमत सिद्धांत इसका प्रमुख विषय होता है। अब आपका अगला टॉपिक आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। क्या बताना आपको, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो इसकी पहली सीमा क्या है, संपूर्ण अवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत न करना। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। दूसरा क्या है, अब वास्तविक मान्यताओं पर आधारित, कुछ ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो सत्य नहीं है। तीसरा क्या है, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना। व्यष्टि का जो निष्कर्ष होते हैं, विश्लेषण होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते हैं। कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं। चलिए इनका डिटेल देखते हैं। तो पहला क्या है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत न करना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के संचालन एवं संगठन के विश्लेषण में ही लगा रहता है, उसके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वह व्यक्तिगत इकाइयों का संचालन और संगठन के विशेष में लगा रहता है। इसका ध्यान संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर न जाके छोटे छोटे चीज़ों के अध्ययन पर रहता है, संपूर्ण का अध्ययन नहीं करता है। दूसरा क्या है, अब वास्तविक मान्यताओं पर आधारित। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण कुछ ऐसी अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार इत्यादि पर आधारित है, जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है, ना ही पूर्ण रोजगार पाया जाता है। यानी कि देखिए, सबको रोजगार मिले जरूरी नहीं है, पूर्ण रोजगार नहीं हो सकता। अगला आता है आपका, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना। जो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष निकलते हैं वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो निर्णय व्यक्तिगत इकाई के लिए उचित हो वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी उचित हो। प्रायः व्यक्तिगत इकाइयों के हित सामाजिक हित से भिन्न हुआ करते हैं। उदाहरण, बचत करना एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, परंतु संपूर्ण समाज द्वारा एक साथ बचत करना हानिकारक है। जैसे बचत करने की प्रवृत्ति है कि अगर एक व्यक्ति करे तो ठीक है, लेकिन अगर संपूर्ण समाज बचत करेगा तो समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब हर व्यक्ति पैसा रख लेगा तो बैंकों में पैसा नहीं जाएगा, बाजार में पैसा नहीं जाएगा, तो समाज में बहुत सारी विकृतियाँ फैल जाएंगी, नुकसान हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएंगे। ठीक है। चौथा है, कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं। तो राजस्व के क्षेत्र की अनेक समस्याएं, मौद्रिक नीति, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय, प्रशुल्क नीति जैसी महत्वपूर्ण समस्याएं जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा करना संभव नहीं है। ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन नहीं कर पाता, जैसे मौद्रिक नीति, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय, तो इनका अध्ययन नहीं कर पाता है। इस तरह से मैंने आज आपको दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो और लंबा बनाऊं और सारे क्वेश्चन ऐड करूं तो हमें कमेंट करिए कि आपको मिनिमम कितने मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप वीडियो ज़्यादा बड़ा देखना चाहते हैं तो कृपया आप कमेंट करें, तो जिससे अगला वीडियो आपका थोड़ा लंबे समय खो जाएगा। ठीक है ना। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आप कमेंट करिए कि आप कितने मिनट का अगला वीडियो चाहते हैं, एक दिन में आप कितने क्वेश्चन याद कर सकते हैं, तो उतने मिनट का वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। अब वीडियो को आप दोस्तों को ज़्यादातर शेयर करना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।